चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 9 की। तो पिछले लेक्चर में जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे हम बढ़ रहे हैं और आज हमें एक्सरसाइज करनी है। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, पहले इनको देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पेज नंबर 33 पर। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। CaOCl2 का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन हमें केमिकल नेम नहीं बताना है, हमें बताना है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ये देखिए ज़रा, ब्लीचिंग पाउडर की स्टडी हमने यहाँ पर की थी कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए जो स्लैग्ड लाइम होता है उसमें क्लोरीन को ऐड कर दिया जाता है। स्लैग्ड लाइम और क्लोरीन मिलकर ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिलहाल हमसे कॉमन नेम पूछा गया है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा सवाल है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। उस सब्सटेंस का नाम बताओ जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से देखिए। ये देखिए ज़रा, क्लोरीन के साथ कौन रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है? क्लोरीन के साथ कौन रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा? तो कौन बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो अभी जो हमने सवाल पढ़ा उसका आंसर क्या होगा? स्लैग्ड लाइम होगा, क्योंकि क्लोरीन के साथ स्लैग्ड लाइम रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा? स्लैग्ड लाइम। और ये जो स्लैग्ड लाइम होता है ये ड्राई होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राई स्लैग्ड लाइम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्राई स्लैग्ड लाइम और साथ में उसका फॉर्मूला भी लिख देंगे CaOH का होल ट्वाइस। अब आ जाइए तीसरे पर, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में कौन से सोडियम कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं? तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। एक बार देख लेते हैं कहाँ पर पढ़ा था, बराबर में लिखा हुआ है, देखो हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बराबर वाले पेज पर हम साफ लिख कर देख रहे हैं यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो इसमें सबसे आखिरी यूज़ था, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की हार्डनेस को दूर करने में इस्तेमाल होता है किसका? वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ हीटेड। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो क्या होगा? तो पहली बात तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या क्या होता है? तो बेकिंग सोडा में हीट करने में सबसे मेन प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ज़रा देखिए, ये देखिए, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेन प्रोडक्ट होता है, इसी की वजह से चीज़ें फ्लूफी और स्पंजी बन जाती हैं। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन तब होती है जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है। जब खाने में इसको मिला देते हैं या किसी भी चीज़ में मिला देते हैं, उसके बाद जब हीट करेंगे तब हमें ये तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अब वही रिएक्शन लिख दीजिएगा जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की और वाटर की जो रिएक्शन है उसको दिखाओ लिखकर। तो ये ऊपर ही लिखी हुई है, ये देखिए जरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये रहा पूरा, और इसकी वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस होता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है ताकि वो वाटर से रिएक्शन ना कर पाए, क्योंकि अगर वो वाटर से रिएक्शन कर गया तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा सवाल ये था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन वाटर के साथ लिखो। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इस पेज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ये आता है व्हाट यू हैव लर्नड। इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा, पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है वो बताया गया है यहाँ पर। और अगले पेज पर ये अब हमारी एक्सरसाइज आ गई है। एक्सरसाइज के सवालों को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला सवाल, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स pH लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो उसके pH के बारे में बताओ क्या होगा।
तो डिस्कस करते हैं सवाल को कॉपी में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है वो क्या होता है? तो वो केवल एक बेस ही कर सकता है। और पीएच स्केल के बारे में हम अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि पीएच स्केल में 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसके अलावा 0 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और 14 पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब हम 7 से ऊपर की तरफ चलते जाते हैं तो बेसिक जो नेचर है वो बढ़ता चला जाता है, और 7 से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है? एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है। फ़िलहाल हमें ये पता चला कि हमारे सॉल्यूशन ने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया है। तो अगर सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो वो एक बेस होगा और उसकी पीएच रेंज जो है वो 7 से क्या होगी? ऊपर होगी। अब हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन है इसमें 7 से ऊपर रेंज वाला सिर्फ डी पार्ट है, बाकी सब 7 से नीचे ही है। तो इस बेस पर हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो डी होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। हमें पता है कि रेड को ब्लू करने का काम बेस करेगा, और जो बेस होगा उसका पीएच मोर देन 7 होगा। तो इन चारों में मोर देन 7 जो पीएच है वो सिर्फ डी वाला है। तो डी जो है वो सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझिएगा ज़रा। लिखा है कि अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल्स। एक सॉल्यूशन की बात हो रही है। एक सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ। एक सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्शन करता है? क्रस्ड एग शेल्स के साथ। मैं यहाँ पर एग शेल्स लिख देता हूँ। टू गिव द गैस दैट टर्न लाइम वाटर टू मिल्की। ऐसी गैस मिलती है जो लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कर देती है। तो जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो ऐसी गैस मिलेगी जो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। हम उस गैस को अच्छी तरह से जानते हैं। वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी गैस जो लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है, आप अच्छी तरह जानते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। द सॉल्यूशन कंटेन। बताओ ये सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? क्या NaCl होगा, HCl होगा, LiCl या KCl? इन सब में से क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्रस्ड एग सेल की बात हो रही है यहाँ पर, जो अंडे के ऊपर का जो कवर होता है, तो क्रस्ड एग सेल का जो फार्मूला होता है एक तो वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये जो एग सेल्स होती है ये अंडे के ऊपर का जो कवरिंग होती है उसी को बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो एग सेल का फार्मूला एक तो पता होना चाहिए, वो बनी होती है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। अब हमने अपनी बुक में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी निकलती है जब कोई मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए ये मेटल कार्बोनेट है, क्योंकि कैल्शियम एक मेटल होती है और CO3 का मतलब कार्बोनेट। तो ये है एक मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन चारों में से एसिड कौन सा है। आप इजीली पहचान सकते हैं कि NaCl तो एसिड हो नहीं सकता, वो तो कॉमन सॉल्ट है। यही एसिड है HCl। तो इसका मतलब ये जो जिस सॉल्यूशन की बात यहाँ पर हो रही है वो क्या है? HCl है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। एक बार फिर से समझते हैं। हमें ये बताया गया था कि एक सॉल्यूशन है जो एग सेल के साथ रिएक्ट करके ऐसी गैस निकालता है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो हमने लिख दिया एक सॉल्यूशन जो एग सेल के साथ रिएक्शन करेगा और निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहली बात तो एग सेल का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट केवल एसिड के साथ रिएक्शन करके ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल सकता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, आपकी बुक में ये कहाँ दे रखा है। तो अपनी बुक में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या रिएक्शन होगी। तो मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों एसिड के साथ रिएक्शन करके ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो इसी से हमें आइडिया लगा कि अगर वहाँ पे मेटल कार्बोनेट है तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और यहाँ पे जो मेटल कार्बोनेट है वो सोडियम कार्बोनेट है, और जो सवाल हम कर रहे हैं उसमें मेटल कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। फिलहाल ये हमें पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए खैर ये सवाल पूरा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर इसके बाद एक और आसान सवाल है। 10 ml solution of NaOH is found to be completely neutralize 8 ml of a given solution of HCl।
ये जो इतनी लंबी लाइन लिखी है इसे आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास 10 ml बेस है NaOH और वो न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, 8 ml एसिड को। तो 10 ml NaOH जो कि एक बेस है वो 8 ml एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, और एसिड का नाम क्या है, HCl। आगे पूछा है इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH के उसी सॉल्यूशन का इस बार हम क्या ले लेते हैं, 20 ml ले लेते हैं। तो द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी, तो कितने HCl की ज़रूरत पड़ेगी, ये सवाल है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। 10 ml NaOH 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अगर आपने इसको डबल कर दिया है बेस को, तो उसको वो डबल एसिड को ही क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी कि 8 ml के बजाय अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 ml एसिड आ जाएगा। जब आपने बेस को डबल किया तो आपको एसिड भी डबल करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो पाएगा। तो अगर 10 ml 8 ml को न्यूट्रलाइज करता है तो 20 ml 16 ml को न्यूट्रलाइज करेगा, और फिर 30 ml कितने को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर आपने उसको 3 गुना कर दिया है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, वो 24 ml को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा आंसर ये है, हमसे ये पूछा गया है कि 20 ml NaOH कितने HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 16 ml को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि 16 ml। तो एक इजी क्वेश्चन था। एक और आसान सवाल इसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो जब इंडाइजेशन हो जाता है तो हमें कौन सी दवाई लेनी पड़ती है, इनमें से जवाब देना है। तो इंडाइजेशन होता किस वजह से है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा निकलने लगता है, तो उससे इरिटेशन होने लगती है और पेट में दर्द होने लगता है। तो उस प्रोसेस को इंडाइजेशन कहा जाता है। तो क्योंकि एसिड ज़्यादा निकल गया तो एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए एंटासिड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, एनाल्जेसिक नहीं लेंगे, एंटीसेप्टिक नहीं लेंगे, सिर्फ एंटासिड ही लेना पड़ेगा ताकि एसिड के इफ़ेक्ट को क्या किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी पार्ट, यानी कि एंटासिड। तो एक आसान सवाल था, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। हमें क्या करना है, पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद उसको क्या करना है, बैलेंस भी करना है। तो पहली रिएक्शन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुअल्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुअल्स। तो अभी मैंने क्या करा ना गलती से कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और उसके साथ जिंक की रिएक्शन करवा दी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक की रिएक्शन करवाने से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमने अपने चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब भी मेटल के साथ कोई एसिड रिएक्शन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक बार आप देख लीजिए ज़रा। तो हमने ये वाली एक्टिविटी की थी कि जिंक ग्रैनुअल्स टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए थे, ऊपर से हमने HCl एसिड डाल दिया था। तो HCl डालते ही यहाँ से गैस निकली थी, गैस को सोप सॉल्यूशन में पास किया था, बबल्स निकलते थे। बबल्स के सामने जब बर्निंग कैंडल लेकर गए तो पॉप साउंड निकला, तो उससे हम समझ गए कि गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। तो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन तो वहाँ पे चली गई, अब बचा Zn और Cl। Zn और Cl मिलकर क्या बना देंगे, Zn की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnCl2। तो हाइड्रोजन के साथ साथ एक सॉल्ट भी यहाँ पे बनेगा। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। ये भी जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही। जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती ही है। अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए यहाँ से तो बचेगा Zn और SO4, और ये मिलकर बना देगा ZnSO4। ZnSO4 बनाने के लिए Zn की जो वैलेंसी है वो भी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी जो है वो भी 2 होती है, और इक्वल वैलेंसी कैंसिल हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे ZnSO4 बन जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अभी हमें इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस भी करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं ज़रा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, उधर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे जिंक है एक, इधर भी एक ही है, सल्फेट इधर एक है, इधर भी एक है, तो ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है। जबकि ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और इधर सिर्फ एक ही है, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 हो गई, उधर भी 2 ही हाइड्रोजन है, तो अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। आगे हम इसी तरह की 1-2 रिएक्शन और देखेंगे, तो मैं उनका खाली स्ट्रक्चर बना दूंगा, बैलेंस करने का काम आप खुद करिएगा, क्योंकि आप चैप्टर 1 में बैलेंस करना अच्छी तरह से सीख चुके हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद है अगली रिएक्शन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HCl। रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम भी एक मेटल होती है और उसका फार्मूला क्या होता है, Mg। और जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हमेशा क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन को निकालने के बाद बचेगा Mg और Cl, ये दोनों मिलकर बना देंगे MgCl2, जो कि एक सॉल्ट होता है। तो इस तरह से आसानी से हम सारी रिएक्शंस को लिख सकते हैं। अब देखते हैं C वाली। अब ये जो अगली रिएक्शन है, इसमें लिखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम भी एक मेटल होती है, एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। तो मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगी तो निकलेगी हाइड्रोजन गैस, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब एल्युमिनियम और सल्फेट मिलकर एल्युमिनियम सल्फेट बना देंगे। तो एल्युमिनियम सल्फेट का क्या फार्मूला होगा, उसको यहाँ पे देखिए ज़रा, एल्युमिनियम और सल्फेट। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। जब हम इनको एक्सचेंज करेंगे तो 2 यहाँ पे लग जाएगा, Al2, और SO4 पे 3 लगेगा तो उसका बन जाएगा होल थ्राइस। तो फाइनली एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या निकल कर आया, Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्युमिनियम सल्फेट में काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, तो अब आपने समझ लिया होगा कैसे ये बनता है। इसके बाद डी पार्ट बचा है, उसको आप खुद ही निपटाइएगा। सारे एक जैसे ही हैं कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में बनेगा सॉल्ट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड्स। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। इसमें ये कहा गया है कि अल्कोहल के अंदर और ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन फिर भी इनको एसिड नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्यों है, इसको प्रूव करके दिखाइए। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सवाल में आखिर कहा क्या जा रहा है। इसके लिए कुछ एसिड्स देख लेते हैं। एसिड होते हैं जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, इस तरह से। और अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो हमसे सवाल ये किया गया है कि अल्कोहल के अंदर और ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन होती है, और काफ़ी सारी हाइड्रोजन होती है, और इनके अंदर भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन इनको एसिड नहीं कहा जाता। उनको एसिड क्यों कहा जाता है, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी करिए। तो हमारी बुक में इसके प्रूव के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, पहले आप उसको देख लीजिए। ये है वो एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जब हम यहाँ पर एसिड डालते थे तो ऊपर जो बल्ब है वो ग्लो कर जाता था, क्योंकि एसिड जो है वो आयन रिलीज करते थे। लेकिन जब हमने यहाँ पे ग्लूकोज और अल्कोहल डाला था तो उससे वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो आयन रिलीज नहीं करते हैं। तो इस एक्टिविटी के बेस पर आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि ग्लूकोज अल्कोहल जो है आयन रिलीज नहीं करते, इसीलिए हम उनको एसिड नहीं कह सकते। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे ज़रा देख लीजिए आप। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज नॉट प्रोड्यूस H+ आयन एंड हैंस नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। देयरफॉर दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, इसीलिए उनको हम एसिड नहीं कह सकते। तो पहले सवाल का जवाब तो हो गया। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि एक्टिविटी बतानी है ताकि हम इस चीज़ को प्रूव कर सकें। तो जो आपको एक्टिविटी अभी दिखाई गई थी वही यहाँ पर लिखनी है सही तरीके से, और ये जो ऊपर है ये आपको केवल समझाने के लिए करवाया गया था, इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमने यहाँ पे ये तो बता दिया कि अल्कोहल और ग्लूकोज को एसिड क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए इनको एसिड नहीं कहा जा सकता। अब एक्टिविटी कैसे करेंगे वो ज़रा देख लीजिए। उसके लिए पहले एक डायग्राम यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सेट द apparatus एज शोन इन द फिगर। फिगर अभी यहाँ पे बनाएंगे, फिगर में जैसा दिखाया जाएगा वैसा एक apparatus तैयार करना है। एंड टेस्ट फॉर द सॉल्यूशंस HCl, अल्कोहल एंड ग्लूकोज। तो हमने अल्कोहल ग्लूकोज के साथ में एक एसिड भी यहाँ पे ले लिया है। इन सबको एक एक करके उस टेस्ट ट्यूब में उस बीकर के अंदर टेस्ट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब उसकी फिगर बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं किस तरह का बीकर बनाएंगे और इसमें एक रबर कॉर्क यहाँ पे लगा दी जाएगी ताकि इसके ऊपर आयरन नेल्स को फिट किया जा सके। तो ये हो गई रबर कॉर्क। इसके ऊपर हमने 2 आयरन नेल्स को फिट कर दिया है। अब हम इससे जोड़कर एक सर्किट तैयार करेंगे। सर्किट कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ रखा। इस तरह का एक सर्किट तैयार किया जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे सर्किट तो तैयार कर ही दिया, साथ ही साथ ज़रूरी चीज़ों के बारे में लिख भी दिया है कि ये रबर कॉर्क है, ये नेल्स हैं, ये बीकर है, ये बल्ब है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। और भी चीज़ लिख सकते हो जैसे कि ये स्विच है और ये और क्या लिख सकते, ये सर्किट है, ये सब लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी चीज़ें केवल उन्हीं को लिखिएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसके अंदर जो सॉल्यूशन डालेंगे उसको भी दिखा देते हैं। तो डायग्राम तैयार हो चुका है, सॉल्यूशन भी हमने डाल दिया। पहले सबसे HCl डाला जाएगा, हम देखेंगे बल्ब ग्लो कर जाएगा। उसके बाद हम ग्लूकोज और अल्कोहल डालेंगे तो देखेंगे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो इसके बाद जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगे इस एक्टिविटी से, अब हम उनको लिखने जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिखा है कि द बल्ब ग्लोज व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड टू द बीकर। जब बीकर में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया था तो बल्ब क्या कर गया था, ग्लो कर गया था। इसके बाद हम ये लिखेंगे कि जब हमने अल्कोहल और ग्लूकोज डाला था तब बल्ब ने ग्लो नहीं किया था। अगले ऑब्जर्वेशन में इसको लिखा जाएगा। तो एक्टिविटी का जो ऑब्जर्वेशन था वो हमने लिख दिया कि एक्टिविटीज़ को करने के बाद हमें क्या क्या पता चला। इसके बाद हम कंक्लूज़न लिखेंगे कि मतलब हमें रिज़ल्ट क्या मिला एक्टिविटी करने के बाद। तो सबसे पहला जो कंक्लूज़न हमें मिला वो ये था कि अल्कोहल और ग्लूकोज ने आयन जो हैं प्रोड्यूस नहीं किए थे सॉल्यूशन के अंदर, इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की। और इसके बाद हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में लिख दिया कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन फॉर्म्स आयन एंड हैंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से जो है हमारा पूरा हमने प्रूव कर दिया एक्टिविटी के बेस पर कि ग्लूकोज अल्कोहल आयन रिलीज़ नहीं करते लेकिन HCl आयन रिलीज़ करता है, इसीलिए HCl को एक एसिड कहा जा सकता है। एक बार पूरे को दोबारा से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछा गया था कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल ग्लूकोज को एसिड क्यों नहीं कहा जाता जबकि इनके पास भी हाइड्रोजन होती है। तो जवाब में हमने ये लिखा था कि अल्कोहल और ग्लूकोज के पास आयन नहीं होता, ये आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और इसीलिए हम इनको एसिड नहीं कह सकते। फिर हमसे कहा गया कि एक एक्टिविटी करके दिखाओ इसको प्रूव करने के लिए। तो हमने एक ऐसा apparatus तैयार किया, उसमें एक एक करके हमने पहले HCl डाला, फिर अल्कोहल डाला, फिर ग्लूकोज डाला और फिर हमें पता चला कि जब हम इसके अंदर HCl डाल रहे थे तो बल्ब ग्लो कर रहा था, लेकिन जब हम इसमें अल्कोहल और ग्लूकोज डाल रहे थे तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि वो आयन प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि HCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसने आयन प्रोड्यूस किए थे। तो इस बेस पर कहा जा सकता है क्योंकि एसिड आयन प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल ग्लूकोज नहीं करते, इसलिए इनको एसिड नहीं कहा जा सकता है। तो उम्मीद है कि इस अच्छे सवाल को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जबकि रेन वाटर करता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेन वाटर जो होता है उसके अंदर H+ आयन होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसके अंदर आयन्स होते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई आयन नहीं होते। इसी वजह से रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये सवाल पिछले वाले से मिलता जुलता है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है लेकिन ग्लूकोज अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास आयन नहीं होते।
बिल्कुल उसी तरह से रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि रेन वाटर के पास आयन होते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के पास आयन नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो लिख देते हैं फिर इस आंसर को, ध्यान से देखिएगा आप ज़रा। तो हमने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि डिस्टिल्ड वाटर डज़ नॉट कंटेन एनी आयन, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई आयन नहीं होता। हैंस इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बट रेन वाटर कंटेन आयन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, रेन वाटर के अंदर एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो जो रेन वाटर के अंदर ये ऑक्साइड्स आते हैं, ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूशन की वजह से उसमें ये ऑक्साइड आते हैं, उसकी वजह से रेन वाटर में एसिड की प्रेजेंस हो जाती है, और एसिड की वजह से उसके अंदर आयन्स आ जाते हैं, और उन्हीं आयन की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस तरह से हमने रीज़न लिख दिया है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता और रेन वाटर क्यों करता है। इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो भी करीब करीब इसी के जैसा है। तो अगला सवाल ये है कि वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करते वाटर की एब्सेंस में, ऐसा क्यों होता है? तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एसिड अपना H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन वाटर की प्रेजेंस में ही रिलीज़ करता है, वाटर की एब्सेंस में रिलीज़ नहीं करता। इसीलिए एसिड वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं कि हमने पढ़ा कहाँ पे था। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि व्हाट हैपन टू एसिड एंड बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या करते हैं? तो एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में अपने आयन रिलीज़ कर देते हैं, उसी की वजह से एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। अगर वाटर सॉल्यूशन नहीं होगा तो एसिड और बेस अपने आयन रिलीज़ नहीं कर पाएंगे और अपना बिहेवियर शो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने आंसर लिख दिया कि बिकॉज एसिड प्रोड्यूस इट्स H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन ओनली। एसिड अपना आयन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही प्रोड्यूस करेगा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जब वाटर की प्रेजेंस होगी। हैंस एसिड शो इट्स एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड नॉट इन द एब्सेंस। ठीक है, तो इस तरह से 8 जो सवाल हैं पूरे हो चुके हैं। बाकी बचे हुए सवाल अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।